गुड इवनिंग। तो करंट अफेयर सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश के मध्य बदलते हुए रिश्तों की। भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे ऐसे इश्यू वर्तमान में चल रहे हैं। बांग्लादेश में खासकर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल, एक अंतरिम सरकार वहां पर काम कर रही है और उसका स्टैंड कोई भारत के प्रति कम से कम स्टेटमेंट या बयान आते हैं उनमें अच्छा नहीं है। तो हम एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री बांग्लादेश की देखें और उसके बाद भारत और बांग्लादेश के मध्य किस प्रकार के संबंध रहे हैं, उनको कितने भागों में 5 फेज उसकी हम डिस्कस करेंगे। 5 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको लेकर के दोनों देशों के मध्य अच्छे संबंध होने चाहिए, अभी किन किन चीजों को लेकर बातें चल रही है, कौन से रिलेशंस अपने बीच में हैं और क्यों चिंता का विषय है, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। आजाद भारत की आजादी से पहले आज के दिन का पाकिस्तान और आज के दिन का बांग्लादेश ये भारत का ही भाग था। 1947 में भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया। जो आज के दिन पाकिस्तान कहलाता है उसमें 4 राज्य हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और एक खैबर पख्तूनख्वा, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते हैं। इसके अलावा वहां पर 4 राज्यों के अलावा पाकिस्तान में एक और राज्य था जिसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश। 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है और उस समय भारत ने बांग्लादेश के अंदर जो पहले से अनरेस्ट चल रहा था उसका साथ दिया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवा दिया। हुआ क्या था, आजादी के बाद बांग्लादेश जो पाकिस्तान के साथ चला गया था, जिसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे, वहां पर जो सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, भाषा, रहन सहन वो बंगाली, जबकि उधर की दूसरी साइड में पाकिस्तान में देखें तो पंजाब और सिंधी कल्चर वहां डोमिनेट करती। बंगाली और पंजाबी दोनों का आपस में कल्चरली कोई कनेक्ट नहीं है। अब कोई कल्चरली कनेक्ट नहीं है तो बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान था जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, वहां के रिसोर्सेज, वहां की इकोनॉमी, उन सब का शोषण पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था। प्लस वहां की सभ्यता, संस्कृति को इंफीरियर माना जा रहा था। तो इस चीज को लेकर के बांग्लादेश में, या जो आज का बांग्लादेश है, वहां पर अनरेस्ट क्रिएट हुआ और एक व्यक्ति उभर के आते हैं जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, बंग बंधु जिनको कहते हैं। उन्होंने 1970 का चुनाव लड़ा, उनको जीत मिली। जीत के बावजूद उनको सत्ता हस्तांतरण नहीं दिया गया वहां पर, और उसके बदले में वहां पर एक मुक्ति वाहिनी, जो वो एक सेना टाइप का या एक फ्रीडम स्ट्रगल खड़ा हुआ मुक्ति वाहिनी के सपोर्ट में, और भारत ने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट दिया। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जब अनरेस्ट था तो वहां से बड़ी मात्रा में प्रवासी भारत में एंटर कर रहे थे। भारत के ऊपर पहले ही जनसंख्या का दबाव, इतने सारे और पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग इंडिया में आ जाएंगे तो संसाधनों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। भारत को इंटरवीन करना ही था और भारत ने इंटरवीन किया और पाकिस्तान से अलग कर दिया बांग्लादेश को। पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेना एक बहुत ऐतिहासिक रूप से भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और 16 दिसंबर 1971 को निर्णायक रूप से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और हम 16 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं विजय दिवस के रूप में। बहुत बड़ी विजय थी भारत की पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद वहां पर जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की नेतृत्व में सरकार बनती है। 1972 में भारत और बांग्लादेश के मजबूत रिश्तों की शुरुआत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1975 में 3 साल बाद ही आर्मी के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है। उनका फैमिली मेंबर ज्यादातर थे, वो उनकी सबकी हत्या हो गई। लेकिन जो आज के दिन अभी 2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो उस समय लंदन में पढ़ रही थी, वो बच गई थी। ज्यादातर परिवार उनका उस आर्मी रिवोल्ट में नष्ट हो गया था। उनके परिवार को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई। फिर वहां पर आर्मी जो है वो डोमिनेट करती है, आर्मी की लीडरशिप में वो काम चलता है 1990 तक। 1990 में जो है वो वहां पर वापस से चुनाव और फिर नई सरकारों का दौर शुरू होता है। 2 प्रमुख पार्टियां राजनीतिक रूप से बांग्लादेश में उभरती है, एक बंगाल नेशनल पार्टी और दूसरा आवामी लीग। आवामी लीग की स्थापना किसने की? शेख मुजीबुर रहमान ने। और जो ये बंगाल नेशनल पार्टी है इसकी स्थापना की थी जियाउर रहमान ने, जो वो बेगम खालिदा जिया जो पहले प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, उनके पति थे। तो मतलब कुल मिला के एक बार बंगाल नेशनल पार्टी और एक बार आवामी लीग, इनकी एक अल्टरनेट सरकार चलती है। फिर 2009 के बाद लगातार 2024 तक
आवामी लीग की सरकार रहती है और शेख हसीना प्रधानमंत्री रहती है। और 2009 से 2024 तक का जो काल है वो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में स्टेबिलिटी का काल है, और उसमें भी 2014 से 2024 का जो काल है वो स्वर्ण काल कहलाता है। अब चूंकि 2009 से 2024 के बीच में लगातार शेख हसीना की सरकार और वहां पर जो ओपोजिशन वाले हैं, जो बंगाल नेशनल पार्टी की लीडरशिप में और दूसरे जो वहां के फ्रिंज एलिमेंट है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उनके अंदर धीरे धीरे अनरेस्ट क्रिएट हुआ और बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है। उसके तहत जो शेख हसीना की सरकार वहां पर थी उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा छात्र विद्रोह होता है और अल्टीमेटली वहां पर शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ता और भारत में शरण लेनी पड़ती है। उसके बाद से भारत के अंदर शेख हसीना है, और जैसे ही शेख हसीना सरकार का वहां पर पतन होता है, भारत विरोधी भावनाएं अगस्त 2024 से बांग्लादेश में पनपती है। अब उसी आलोक में एक ब्रीफ हिस्ट्री हमने देखी, उसी आलोक के अंदर अभी भारत की जो संसदीय समिति है उसने एक रिपोर्ट पेश की है, भारत और बांग्लादेश के भविष्य में कैसे रिश्ते होंगे, रणनीतिक साझेदारी क्या होगी, उसको लेकर क्या चिंताएं हैं, उन सब के खबर के आलोक में हम इस पूरी बात का डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगस्त 18 दिसंबर 2024 को भारत के विदेशी मामलों की एक संसदीय समिति ने लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के अंदर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को पुनर्परिभाषित करने या फिर क्षेत्रीय शांति, संपन्नता, व्यापार वगैरह सब सही तरीके से होता रहे, उसके आलोक में इस रिपोर्ट को अपने को देखना चाहिए। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार वहां से अनस्टेबल होती है और वो भारत में शरण ले रही, अभी दिल्ली में रह रही है। अच्छा, बांग्लादेश का थोड़ा सा मैप अगर आपके दिमाग में है तो आपको देखना चाहिए कि इधर तो भारत का बांग्लादेश पश्चिम बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है, येलो कलर से दिखा रखा है। वेस्ट बंगाल जो वो ऊपर तक जा रहा है, यहां पर असम के जाके टच हो रहा है, और यहां पर इधर नेपाल और इधर बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में सिलीगुड़ी पड़ता है। कहां का? पश्चिम बंगाल का चिकन नेक कॉरिडोर। कितनी चौड़ाई है इसकी? 20 से 25 किलोमीटर के बीच की चौड़ी है, बहुत ही नैरो जोन है। ये चिकन नेक कॉरिडोर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बाकी ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसको शेष भारत से कनेक्ट करता है, और अगर ये चिकन नेक कॉरिडोर अगर स्टेबल रखना अपने को, तो नेपाल से भी अपने अच्छे रिश्ते होने चाहिए, बांग्लादेश से भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यहां भूटान के पास इस पॉइंट पे यहां पर चीन का डोकलाम पड़ता है, और डोकलाम को लेकर के अपना विवाद हुआ था पिछले दिनों। तो कुल मिला के चिकन नेक कॉरिडोर अपने लिए एक सेंसिटिव मामला है, और अगर चिकन नेक कॉरिडोर कल को अपने हाथ से निकलता भी है किसी भी कंडीशन में, तो बांग्लादेश के थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में एक्सेस पा सकते हैं। इसलिए बांग्लादेश के साथ रणनीतिक साझेदारी अपनी जो है वो क्षेत्रीय सिक्योरिटी और उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके नॉर्थ ईस्ट के मामले में। आई बात समझ? तो अभी जो है वो कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट देखे अपन। 1971 में 16 दिसंबर 1971 को जो है वो बांग्लादेश का जो है वो जन्म होता है। पाकिस्तान से अलग भारत सरकार, भारत की सेना उसको अलग करवाती है, और उसके बाद से इतनी बड़ी जो अपने को 1971 से अब तक इतनी बड़ी चुनौती नहीं हुई जितनी इस समय पर अपने को फेस करनी पड़ रही है। अच्छा, 1971 में एक भारत के अंदर बांग्लादेश से जो माइग्रेशन हो रहा था, एक बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, लेकिन उससे भी बड़ा क्राइसिस इस समय हम देख रहे हैं, और उसी क्राइसिस को सोल्व करने के लिए अपन ने नए देश बांग्लादेश का जन्म करवाया था। भारत वो पहला देश था 1972 में जिसने बांग्लादेश को एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। लेकिन वर्तमान चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी, गहरी, क्योंकि इस समय चाइना भी अपने को कोई बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है, और भी दूसरे दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो बांग्लादेश अपने साथ अच्छा स्टेबल रिलेशन बना रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भारत और बांग्लादेश का जो इतिहास संबंधों का रहा है, उसको आजादी से पहले तो हम एक ही थे, लेकिन आजादी के बाद 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो क्या कहलाता था? पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में अलग हुआ। 1971 के बाद से अब तक देखें 2025 तक, तो 5 फेज आते हैं। कितने फेज आते हैं? 5। 1971 में जो वो मुक्ति का संघर्ष जो होता है, और 1971 से 75 शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में बांग्लादेश में सरकार, भारत के साथ कमोबेश अच्छे रिलेशन बनते हैं। 1971 में यह हुआ, और 1972 में भारत ने बांग्लादेश की जो है वो साथ में संधि कर ली और इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इसको दर्जा दे दिया। उसके बाद सैन्य शासन आता 1975 से 1990, और उसमें जो मिलिट्री कू हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान का ज्यादातर परिवार मारा गया। 1978 में जियाउर रहमान के लीडरशिप में बंगाल नेशनल पार्टी, जिसकी आज के दिन लीडर कौन मानी गई थी पीछे तक? बेगम खालिदा जिया। वो उनका पति जो थे उनका नाम था जियाउर रहमान,
उन्होंने बंगाल नेशनल पार्टी की स्थापना 1978 में की थी, इसी सैन्य शासन के दौरान। लेकिन कमोबेश भारत के साथ में इस मिलिट्री शासन के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे, कभी कुछ मामलों पे अच्छे, कुछ मामलों में अनस्टेबल, इस तरीके से 1990 तक चली। लेकिन वहां के जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो भारत विरोधी प्रो इस्लामिक कट्टरपंथ वाले या प्रो पाकिस्तानी लोग थे, वो कमोबेश भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच में मजबूती के खिलाफ काम करते रहते थे। फिर आता है 1990 से लेकर के और 2009 तक का टाइम पीरियड, जिसमें एक बार तो कौन किसकी सरकार बनती है, बेगम खालिदा जिया की लीडरशिप में बंगाल नेशनल पार्टी की, और एक बार सरकार बनती है शेख हसीना की लीडरशिप में आवामी लीग की। अब जब भी आवामी लीग की आए तो आवामी लीग प्रो इंडिया यानी कि लिबरलाइजेशन, प्रो डेमोक्रेटिक या फिर उदार टाइप की गवर्नमेंट है और भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की पक्षधर है। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है, जो बेगम खालिदा जिया की लीडरशिप में बनाती है सरकार, वो थोड़े से कट्टर इस्लामिस्ट टाइप की या एंटी इंडिया स्टैंड वाले लोगों का उसमें प्रभुत्व ज्यादा रहता है। तो कभी अच्छा कभी बुरा इस तरीके का एक दौर चला। कब से कब तक? 1990 से 2009 तक। 2009 से 2024 तक कौन आ जाती है? शेख हसीना। आवामी लीग कंटिन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव लगातार वो चुनाव जीतती है और वहां पर शासन करती है और भारत के साथ एक स्टेबल रिश्ते बनते हैं। इसमें भी अगर देखा जाए 2009 से 2024 में, तो एक टाइम पीरियड है 2014 से 24। ये कौन सा है? स्वर्ण अध्याय या बंगाली भाषा में कहता सोनाली अध्याय। ये जो है वो सबसे अच्छा पीरियड रहता है। इस टाइम पीरियड में भारत और बांग्लादेश में सिक्योरिटी दोनों के जो है वो बाइलेटरल रिलेशन होते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इन चार देशों के बीच में आसानी से गाड़ियों की, व्हीकल की, जो ट्रेड से रिलेटेड बातें हैं उसकी मुक्त आवाजाही हो, एक दूसरे देश के बीच में व्यापार बढ़े, उसके लिए एक देश की गाड़ियां दूसरे देश में, दूसरे देश की गाड़ियां तीसरे देश में, ऐसे आपस में रीजनल ट्रेड कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ग्रुप बनता है जिसका नाम क्या है? BBIN। चार देशों के पहले नाम से मिलकर बना है। कौन? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, चाइना। इन दोनों जो है वो इनके बीच में एक मोटर व्हीकल एक्ट, यानी कि एक देश की गाड़ी दूसरे देश में आराम से जा सकते हैं। एनर्जी को लेकर भारत और बांग्लादेश में खूब सारा व्यापार। भारत बांग्लादेश को ऊर्जा का जो वो एक्सपोर्ट करता है, बिजली का, तो एक ग्रिड भी बना दोनों के बीच में। भारत बांग्लादेश को नेचुरल गैस की सप्लाई करता है। अपनी इंडियन ऑयल जो कंपनी है, PSU सरकार की कंपनी है, जो पेट्रोल वगैरह, वो वहां की सरकारी कंपनी के रूप में नोटिफाइड है। भारत और बांग्लादेश के बीच में हाई स्पीड डीजल की सप्लाई करने के लिए भारत और रूस के सहयोग से बांग्लादेश में परमाणु संयंत्र की स्थापना रूपपुर में की गई। तो कुल मिला के ऊर्जा की सहयोग। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और बात है, जो एनक्लोजर विवाद, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी इसी टाइम पर होता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो बड़ी क्लिष्ट है। उसमें क्या है कि बांग्लादेशी जो गांव बसे हुए वो बेसिकली भारत में आ गए हैं और भारत के कुछ गांव बसे हुए वो बांग्लादेश में चले गए। अब वो रहते तो बांग्लादेश में लेकिन सिटीजनशिप इंडियन, और उधर बांग्लादेश के नागरिक है लेकिन रहते भारत में है। तो वो एनक्लोजर विवाद जो है वो इस समय सुलझाया गया। जो बांग्लादेश के 111 गांव वाला था वो उनको सौंपा गया, बदले में 51 अपने को वहां से मिले। इसको एनक्लोजर विवाद को अपने क्या करें? हाँ, एनक्लेव विवाद, सॉरी एनक्लेजर नहीं, एनक्लेव विवाद को अपन ने सुलझाया। इसी प्रकार 2015 के अंदर जो है वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद में ठीक। अब स्थिति क्या है? अगस्त 2024 के बाद में वापस से भारत विरोधी बयान वहां से आते हैं। मोहम्मद यूनिस, जिनको इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, वो अभी वहां की कार्यकारी सरकार को देखभाल कर रहे हैं। चुनाव होने की अभी तक कोई गुंजाइश है नहीं। अभी जो शेख हसीना के समर्थक थे उनके ऊपर वहां पर केस मुकदमा चलाया जा रहा है आर्मी ऑफिसर्स पर। तो कुल मिला के भारत विरोधी जो बयान आते रहते हैं, खास करके वहां के जो छात्र नेता वो कहते रहते हैं कि हम आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो बांग्लादेश में मिला लेंगे, ये कर देंगे। इस तरीके की जो बयानबाजी होती है वो दोनों देशों के बीच में रिश्तों को खटास। अब टाइम टू टाइम वहां पर वायलेंस भड़क जाती है। वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, उनके खिलाफ समस्याएं होती है। अब यहां पर इधर इंडिया में उधर के विरोध में कुछ आंदोलन टाइप के या प्रदर्शन वगैरह होते रहते हैं। तो ये तो हुआ भारत और बांग्लादेश के संबंधों का इतिहास। कितने फेज में बांटा? 5 फेज में। पहला फेज है 1971 से 75, दूसरा 75 से 90, फिर 90 से 2009, 2009 से और 2024 के बाद की अब की स्थिति ये है। तो ये तो हुआ अपना इवोल्यूशन रिश्तों का। अब उसके बाद में जो बांग्लादेश है वो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, अपने की पॉइंट इसमें लिखे। तो भारत सरकार की एक पॉलिसी है, वो क्या है? नेबरहुड फर्स्ट,
पड़ोसियों को प्रायोरिटी के साथ में हम रखें, ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय जो है वो स्थिरता, साथ में ऊर्जा या व्यापार या आर्थिक अच्छे बेहतर समझौते किए जा सके। उस पॉइंट ऑफ व्यू से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो कब से स्टार्ट कर रखी हमने 2014 में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत का बांग्लादेश जो वो इमीडिएट नेबर है, जिससे सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है। भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री जो है वो सबसे ज्यादा है, कितनी? 4096 किलोमीटर लंबी है। 2 नंबर पे किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं हम? चाइना के साथ। 3 नंबर के साथ पाकिस्तान। तो सबसे ज्यादा बाउंड्री जो इंडिया की है वो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पे चाइना के साथ 3400 और कुछ किलोमीटर है, और उसके बाद में किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ में। अब इसमें भी देखें तो भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है। एक तो इधर बांग्लादेश पश्चिम बंगाल तो है ही, इसके ऊपर बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत की सबसे बड़ी बाउंड्री है, तो भारत के लिए बांग्लादेश वैसे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेबल बांग्लादेश जो है वो भारत की शांति के लिए, खास करके नॉर्थ ईस्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा, इकोनॉमिक कारक। दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बांग्लादेश है, और बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है। तो दोनों के बीच में ट्रेड जो रिलेशन है वो बहुत गहरे, व्यापक और विस्तृत है। तो दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो एक दूसरे की स्टेबिलिटी के लिए बेहद जरूरी है। उसके बाद सुरक्षा कारण। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिंद महासागर में चाइना अपनी बढ़त बनाने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला नीति, जिसके तहत वो हिंद महासागर में जगह जगह पर पोर्ट बना रहा है। जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हब्बन-टोटा पोर्ट, बांग्लादेश में उसने जो वो चिटगांव वाला पोर्ट, म्यांमार में एक पोर्ट बनाया। और उस पोर्ट का वो क्या यूज कर रहा है? दोनों, एक तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा सैन्य पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत के प्रभाव को हिंद महासागर क्षेत्र में कम करने प्लस अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए चीन ने भारत को हिंद महासागर में घेरने की एक नीति बनाई, जिसका नाम है मोतियों की माला नीति या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को अगर काउंटर करना है तो बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। तो एशिया और दक्षिणी एशिया के चौराहे पर स्थित है, और साथ में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश का भारत के पक्ष में होना बेहद जरूरी है। प्लस जो नॉर्थ ईस्ट में रिबेलियन स्टेट है, चाहे वो नागा वाले हैं, चाहे वो अभी मणिपुर के अंदर अपना जो है वो मेतई और कुकी के बीच में अनरेस्ट हुआ, या उधर असम के अंदर जो है वो बोडो वाले ग्रुप है, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो समय समय पर भारतीय सुरक्षा और शांति के लिए सिरदर्द बनते हैं। अब भारतीय सुरक्षा दलों का जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है तो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बड़ा क्लिष्ट और पोरस और पहाड़ी क्षेत्र है, वो आसानी से बांग्लादेश में एंटर कर जाते हैं। अगर बांग्लादेश की सरकार अपने साथ सहयोग नहीं करेगी तो वो अपनी गतिविधि, भारत विरोधी गतिविधि बांग्लादेश से संचालित कर सकते हैं, अपने लिए तकलीफ की बात है। इसलिए बांग्लादेश के अंदर अपनी फ्रेंडली गवर्नमेंट होना बेहद जरूरी है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए, पूर्वोत्तर वाले जो विद्रोही गुट है उनको काउंटर करने के लिए बेहद जरूरी, क्योंकि आजादी से पहले पूरा रीजन एक ही था, और जो बांग्ला संस्कृति है उसके अंदर बोली, भाषा, रहन सहन, त्योहार लगभग एक जैसे हैं। तो बेसिकली सांस्कृतिक रूप से कनेक्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर, मास्टर सूर्य सेन, मास्टर दा, चटगांव के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध जो सशस्त्र क्रांति उन्होंने की थी, उसमें बहुत सारे सचिंद्र सान्याल और पता नहीं कितने ही बंगाल से आने वाले अपने फ्रीडम फाइटर क्रांतिकारी। तो दोनों देशों का साझा इतिहास है, क्योंकि मुगलों के टाइम से फिर उसके बाद जो है वो सिराजुद्दौला और वो बहुत सारी चीजें उस एरिया में भारत का अनडिवाइडेड हिस्ट्री है, अनडिवाइडेड कल्चर है। दोनों जो है वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, इनमें बहुत सारी समानताएं हैं। इसके अलावा भारतीय मूल के बहुत सारे लोग बांग्लादेश में रहते हैं, जो टेक्सटाइल में, एनर्जी में, बहुत सारे सेक्टर में अच्छी खासी पोजीशन पर है, उनका इन्वेस्टमेंट है, वहां पर उनका अच्छा खासा व्यापार है। तो भारतीय डायस्पोरा वहां पर रहते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में कॉमन फैक्टर है पर्यावरणीय, क्योंकि भारत से छोटी बड़ी 54 नदियां बांग्लादेश में जाती है, जिनमें बड़ी नदियों की बात करें तो एक तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और सिक्किम से आने वाली तीस्ता नदी है, और इधर से बराक नदी, बहुत सारी नदियां हैं, करीब 54 नदियां हैं। और इसके अलावा भारत के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पानी आता है, तो जल प्रबंधन, बाढ़ की स्थिति में दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा नियंत्रण की कंडीशन में। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा जो है वो बहुत बड़ा रामसर साइट है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी हाई है, रॉयल बंगाल टाइगर वहां पाया जाता है। तो इसको अगर सुंदरबन डेल्टा को बचाना है तो अकेला भारत सरकार नहीं, बांग्लादेश का उसमें सहयोग अपने को चाहिएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोनों के बीच में कनेक्ट है।
इसके अलावा अगर हम देखें अब, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन अब तक है, उनके क्या क्या डायमेंशन है, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, बाइलेटरल, रीजनल, बहुत सारे ऐसे डायमेंशन है। उनमें सबसे पहला डायमेंशन है इकोनॉमिक और कॉमर्शियल। दोनों देशों के बीच में हम देखें, एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है ये साउथ एशिया रीजन में। पिछले एक दशक के दौरान जब स्टेबल थे 2009 से 2024 के बीच में, तो दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार बड़ी तेजी से बढ़ा। अच्छा, उस सबसे व्यापार से आगे बढ़कर जो अंग्रेज डिवीजन के बाद में जो रेल, रोड, इस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन लाइन दोनों देशों ने बंद कर दी थी। अब कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो है वो 2009 के बाद से पुरानी रेल लाइनें थी, दोनों देशों के बीच में तेजी से व्यापार हो, उसके लिए उन पुरानी रेल लाइनों को दोबारा से रिजुविनेट किया जा रहा था। इसके अलावा जो इनलैंड वाटर है उसमें ट्रांसपोर्टेशन और जो है वो तेजी से व्यापार किया जा सके, उसके लिए PIWTT, प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, यानी कि PIWTT, नदियों के माध्यम से जो वाटरवेज होते हैं उनके माध्यम से नावों में सामान भर के भारत से बांग्लादेश पहुंचाना, बांग्लादेश से भारत आना, ताकि रेल और रोड की तुलना में वो सस्ते पड़ते हैं। तो उस लेकर संबंधित दोनों में जो वो समझौता हुआ। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश में मैत्री पाइपलाइन, उधर त्रिपुरा साइड से भारत ने नेचुरल गैस की एक पाइपलाइन बांग्लादेश तक पहुंचाई थी और उसके थ्रू बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भारत की तरफ से बांग्लादेश में सप्लाई की जा रही थी। तो कुल मिला के बांग्लादेश के अंदर डिमांड क्रिएट हो रही थी, भारत को फायदा हो रहा था, और भारत को बांग्लादेश से सस्ता और जिसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम है, जिसमें टैक्सेशन कम है, आसानी से टाइम पर उपलब्ध है, इस तरीके की वस्तुएं प्राप्त हो रही थी। दोनों देशों के बीच में विकास साझेदारी, खास करके भारत बहुत बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर बांग्लादेश का बन रहा था। भारत बांग्लादेश में विकास करने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इस बात का जो है वो इसी बात से पता लग जाए, भारत ने 8 अरब अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन बांग्लादेश को दे रखी थी। मतलब वो सस्ते लोन, आसानी से उनको जो है वो बहुत सारी विकास परियोजनाएं वहां डेवलप करवाने से संबंधित भारत ने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा था। अब अगर बांग्लादेश में सरकार बदलती है तो भारत की इस 8 बिलियन क्रेडिट लाइन का बहुत बड़ा नुकसान होता है ना। तो ये भी एक दोनों के बीच में अच्छी बात है कि भारत एक विकसित बांग्लादेश भारत के पक्ष में है। उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर जो जज है, जो सिविल सर्वेंट है, वहां की सेना है, उनकी नौकरी, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए भारत उनको सुविधा, जैसे नेपाल के लिए, बांग्लादेश के लिए, उन सब के लिए ट्रेनिंग की सुविधा भारत के अंदर होती है। इसी प्रकार कल्चरल देखा जाए, पिछले दिनों जब भारत विरोधी वहां पर भावनाएं भड़की तो ढाका में ये इंदिरा गांधी जो कल्चरल सेंटर है उसके अंदर वहां के चरमपंथियों ने आग लगा दिया, तोड़फोड़ कर दिया। उस टाइम पर यह सेंटर जो है वो चर्चा में आया, क्योंकि दोनों देशों की ज्वाइंट जो कल्चरल एक्टिविटी है उसका एक बहुत बड़ा केंद्र ये ढाका में स्थित था। इसके अलावा ऊर्जा सहयोग की बात करें तो भारत बांग्लादेश को 1160 मेगावाट विद्युत की सप्लाई करता है। जैसे हमने बात की, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट भारत के सहयोग से बांग्लादेश में स्थापित किया गया। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करता है। रूस और भारत के सहयोग से रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के लिए वहां की सरकार की रजिस्टर्ड कंपनी बनी हुई है। तो बहुत बड़ा भारत की तरफ से एनर्जी का एक्सपोर्ट बांग्लादेश को होता है। इसके अलावा जो साउथ एशिया के रीजनल मंच है, जिनमें एक है सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षेस भी बोलते हैं, है ना, दक्षिणी एशिया सहयोग संगठन वाला जो है, उसके अंदर जो देश है उनमें भारत और बांग्लादेश एक दूसरे को मिलके पाकिस्तान को काउंटर करें और वो सारी चीजों में महत्वपूर्ण। इसी प्रकार बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसके अंदर 7 देश है, भारत के साथ में बांग्लादेश, उसके आगे म्यांमार, थाईलैंड, इधर ऊपर भूटान और नेपाल, नीचे जो है वो अपना श्रीलंका। तो ये देश आपस में मिलके जो अपनी साउथ एशिया के अंदर विकास, आर्थिक साझेदारी रणनीति, उन सब में एक दूसरे को मदद करें। तो भारत और बांग्लादेश दोनों सार्क और बिम्स्टेक में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। अब अपने सामने चुनौतियां क्या क्या है, जो कौन से इश्यू है जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को अस्थिर कर रहे। सबसे पहला तो सीमा विवाद, जो इतना लंबा बॉर्डर है उसके अंदर बहुत सारी जगहें डिफाइन नहीं है, वहां पर फेंसिंग नहीं हो रखी है, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी जगहों को लेकर अभी भी डिस्प्यूट है।
दूसरा, बांग्लादेश की तरफ से भारत में बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं और वो यहां पर आके बस जाते हैं और भारतीय जो वो संसाधनों के ऊपर दबाव डालते हैं, क्योंकि बॉर्डर बड़ा कॉम्प्लेक्स, जटिल है, लंबा चौड़ा है और उनकी तरफ से वहां पर आसानी से इंडिया में घुस जाते हैं और अभी तक ये इश्यू सोल्व नहीं हुआ। उसके बाद जो एक दूसरे के देश में व्यापार होता है उसको टेरिफ बोलते हैं। टेरिफ के अलावा भी तो बहुत सारी बाधाएं हैं व्यापार में, जैसे वहां से कंसाइनमेंट आया, भारतीय कस्टम डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस नहीं दी और 7 दिन तक उनका सामान वहां पर पोर्ट पे या उस चेक पोस्ट पे ही पड़ा है, या भारत की तरफ से वहां सामान गया, वहां पर क्लियरेंस नहीं मिली, विभिन्न प्रकार की कागजी कार्रवाई में अड़चन लगा दी, जिसको रेड टेपिज्म कहते हैं, नॉन टेरिफ बैरियर कहा जाता है उनको, ये तकलीफें हैं। दूसरी, कनेक्टिविटी की संबंधित चुनौतियां, अभी भी उतना अच्छा रेल रोड और वो सब कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं बन पाई एडवांस टाइप की। सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां, बहुत सारे अपने नॉर्थ ईस्ट वाले जो रिबेलियन ग्रुप है वो बांग्लादेश में शरण लेते हैं और प्लस पाकिस्तान की सह पर उधर से नशीले पदार्थ, हेरोइन, स्मैक वगैरह और हथियार वगैरह जो है वो अभी इंडिया में पहुंचा दिए जाते हैं। इसके अलावा नदी जल विवाद को बात करें तो सिक्किम से ओरिजिनेट होने वाली तीस्ता नदी जो पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ड्राई सीजन में बांग्लादेश की डिमांड रहती है कि तीस्ता नदी का जल उन्हें ज्यादा चाहिए, लेकिन भारत अपने पश्चिम बंगाल के जो किसान है उनके हितों को देखते हुए उतना पानी देने को तैयार अभी भी नहीं है। तो तीस्ता नदी को विवाद है। एक गंगा नदी पर बांग्लादेश बॉर्डर पे पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज बना हुआ है, उस फरक्का बैराज से गंगा नदी का पानी हम कोलकाता पोर्ट को जो है वो डाइवर्ट करते हैं, जिससे कि पूरे साल भर कोलकाता पोर्ट जो है वो ऑपरेशनल बना रहे। और बांग्लादेश क्या चाहता है, ड्राई सीजन में इस फरक्का बैराज के द्वारा गंगा नदी का ज्यादा पानी भारत रोक लेता है और बांग्लादेश को इससे पानी कम मिलता है, तो यह तकलीफ है दोनों के बीच में। अब उसके बाद में अभी जो हमारी समिति है उसने क्या क्या रिपोर्ट में रेखांकित किया है, अपने को क्या क्या कंसर्न आगे रखना चाहिए। सबसे पहले, बांग्लादेश में इस समय पर नियो जो है वो नेशनलिज्म, नया राष्ट्रवाद उभर रहा है जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट से ओतप्रोत है, तो उसको हमें टाइम रहते काउंटर करना चाहिए, उस पर नजर बनाए रखनी चाहिए। जो भारत विरोधी नई राजनीतिक शक्तियां हैं उनको कमजोर करना चाहिए और प्रो इंडियन गवर्नमेंट और प्रो इंडियन पीपल है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको कोऑपरेट करने के लिए। बढ़ता इस्लामिक कट्टरपंथ है और इस समय चीन और पाकिस्तान की एक अच्छी खासी लॉबी बांग्लादेश में रणनीतिक रूप से झुकाव। चाइना ने मार्च 2025 में बांग्लादेश के साथ में मोंगला पोर्ट के ऊपर 37 करोड़ अमेरिकी डॉलर से एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट वहां पर शुरू किया है और चीन के ही सहयोग से लालमोनीर हाट एयरबेस का विकास कर रहा है। अवैध घुसपैठ भारत में हो रही है और साथ में रीजनल इनसिक्योरिटी और इंटीग्रिटी जो है उसके खिलाफ इंडिया को काउंटर करना चाहिए, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को भारत से अलग कर देंगे, इस तरीके की धमकियां अलग अलग मंच से वो लोग देते हैं। तो भारत सरकार का क्या स्टैंड होना चाहिए, तो ये 3 पॉइंट अपने सुझाव के रूप में लास्ट में कह सकते हैं। तो पहला, भारत और बांग्लादेश के साथ में जो भी सीमा विवाद है उसको सुलझाए, नदी जल विवाद को सुलझाए, अवैध घुसपैठ को रोकने का एक कॉन्क्रीट प्लान बनाए और प्राथमिकता दे इन सब मुद्दों को। साथ में जो अभी अगर देखें हम तो डिप्लोमेसी में एक ही चीज स्थायी होनी चाहिए और वो है नेशन इंटरेस्ट, अपने देश के हित। अभी तक जो शेख हसीना की लीडरशिप में सरकार थी उसके साथ अपने अच्छे रिलेशन से, दूसरे राजनीतिक दलों के साथ उतने अच्छे रिलेशन नहीं थे, तो बातचीत स्टार्ट करनी चाहिए, दूसरे दलों के साथ मिलकर भी हमें कोऑर्डिनेशन बैठाने का प्रयास करना चाहिए। साथ में दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, पुराने कल्चरल और बंगाली भाषा के जो ब्रिज है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे की चीजों को मजबूत करना चाहिए। तो ये इतना सारा पार्ट अपन ने देखा। इस पूरे लेक्चर में अपन ने कॉम्प्रिहेंसिवली बांग्लादेश की ब्रीफ हिस्ट्री को कवर किया, बांग्लादेश और भारत के बीच में इस समय कंसर्न के मुद्दे क्या है उसको देखा, बांग्लादेश और भारत के बीच में 5 चरण में जो रिलेशन रहे उसकी बात की, अभी जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो 5-6 जो अपने अलग अलग बिंदु है, चाहे वो सुरक्षा के हैं, चाहे द्विपक्षीय व्यापार के हैं, सांस्कृतिक है, जो अपनी अचीवमेंट रही, जिन पे अच्छा खासा कोऑपरेशन है उसकी बात की। फिर उसके बाद में अभी जिन मुद्दों पर विवाद नहीं सुलझा वो बात की और भविष्य में अपने को क्या करना चाहिए उस बारे में बात की। अब एक सवाल अपन देखें जिसको आपको मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से या जिन बच्चों का इंटरव्यू चल रहा है उनको इसके ऊपर एक संतुष्टिपूर्वक बैलेंस जवाब देना चाहिए। तो ये सवाल आप लिखे, चेक कराएं, लिख लें इस सवाल को, क्योंकि प्रीलिम्स टाइप का सवाल तो इस पे कोई बनाया नहीं अपन ने,
मुख्य परीक्षा टाइप का एक सवाल बनता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ में।